हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 24 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं। जिससे पहला आर्टिकल बात करता है COP30 की समिट हुई है बेलम ब्राज़ील में। मैं समझाऊंगा इस समिट का क्या की आउटकम्स निकल के आया है, कौन कौन सी बातों पे कमिटमेंट्स हो पाए हैं, कहाँ नहीं हो पाए हैं, और इन सभी पॉइंट से जो PYQs पूछे गए हैं वो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। ये GS पेपर 2 और 3 दोनों के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है CGI BR गवई ने जो गवर्नर टाइमलाइन के रिगार्ड में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया गया था उनकी बेंच को, तो उसके ऊपर दोबारा से एक बात कही है। मैं आपको बताऊंगा उस बात का क्या रेलेवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरीके से आप उसको GS पेपर 2 में यूज़ कर सकते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है IBSA की समिट में। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बात कही है कि भैया UNSC में रिफॉर्म्स होने चाहिए और वो रिफॉर्म कैसे होंगे और उसमें क्या योगदान होगा IBSA का, मैं आपको बताऊंगा। यहीं पे आपको मैं IBSA के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करूंगा, फिर UNSC रिफॉर्म की क्यों ज़रूरत है उसको इंटरलिंक करूंगा IBSA के साथ। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात करता है जो आपकी G20 समिट हुई है, उसमें साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मीट हुई है। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इंडिया और जो साउथ अफ्रीका है उसके बीच के रिलेशन का बैकग्राउंड क्या है और किस तरीके से करंट रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश हो रखा है और कैसे इवॉल्व कर रहा है। और आप नोटिस करोगे इसी इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस UPSC ने पूछे भी हुए हैं। मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पे, विच इज़ ऑन इंडिया अफ्रीका, यहाँ पे आप देखोगे अफ्रीका के ऊपर पूछा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है G20 की समिट पे प्राइम मिनिस्टर ने AI गवर्नेंस के ऊपर, साथ ही साथ ह्यूमन सेंट्रिक टेक के ऊपर बात कही है। मैं इन डिटेल बताऊंगा कि ये क्या है और ऐसा क्यों कहा गया है, और अगर अच्छे से इस्तेमाल या अच्छे से इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा इस एरिया को, तो उसके किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकते हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब यहाँ पे हुआ क्या है, COP30 की समिट जो है वो कंक्लूड हो गई है। और जब भी कोई समिट कंक्लूड होती है तो कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है कि सब मेंबर्स आकर के बातचीत किए हैं, तो भैया हम कंक्लूड किए हैं मोटीराओ एग्रीमेंट पे। अब मोटीराओ हमेशा ध्यान रखो, ऐसे आप क्योटो प्रोटोकॉल सुनोगे, आप नगोया प्रोटोकॉल सुनोगे, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्रीमेंट्स होते हैं। पेरिस एग्रीमेंट भी एक एग्रीमेंट है, कितने क्वेश्चंस उसके ऊपर पूछे गए हैं। तो इस बार जो COP30 है तो आपको याद रखना है मोटीराओ एग्रीमेंट से कंक्लूड हुई है। अभी मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा मोटीराओ क्या है। बेसिकली एक पोर्चुगीज वर्ड है जहां पे सब एक साथ आकर के काम करते हैं। तो यहाँ पे बात हुई है कि भैया अब जो क्लाइमेट चेंज का अडेप्टेशन है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा हम मजबूत बनाएंगे, ये चीज़ का कहीं ना कहीं एम्फोसिस दिया गया है। अगर पहला एस्पेक्ट बात करूँ क्लाइमेट फाइनेंस, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें फाइनेंसिंग कैसे और किस तरीके से की जाएगी, तो उसमें एक 2 ईयर का वर्क प्रोग्राम बनाया गया है क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर और उस पर एग्रीमेंट किया गया है। साथ ही साथ ये रखा गया है कि भैया जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जैसे भी है तो उसमें फाइनेंसिंग हम कहीं ना कहीं ट्रिपल कर देंगे बाय 2035, ताकि हर एक की कहीं ना कहीं मदद हो पाए। साथ ही साथ जो डेवलप कंट्री है उन्होंने एग्री कहीं ना कहीं इस बात पे किया है कि भैया हम जो है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल में लीड करेंगे, फंडिंग करेंगे। इससे क्या होगा, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होगा अदर कंट्रीज के ऊपर। तो ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है डेवलप कंट्रीज के ऊपर, ये सिर्फ क्या कहा गया है, डेवलप कंट्रीज लीड करेंगी फंडिंग को। जरूरी नहीं है कि हर एक कंट्री डेवलप जितनी है वो इतना XYZ अमाउंट में इतना पैसा डालेंगे, कभी भी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे, ये वॉलंटरी बेसिस पे कंट्रीब्यूशन करेंगे बेसिकली। तो पहला एस्पेक्ट तो क्या हो गया COP30 के कंक्लूजन में, आप बोलोगे क्लाइमेट फाइनेंस के रिगार्ड में। साथ ही साथ ट्रेड एंड क्लाइमेट में ये चीज रखी गई है कि भैया एक सिस्टमैटिक डायलॉग होगा UN की ट्रेड के फोरम्स के साथ, जिससे क्या हो, जो डेवलपमेंट का एजेंडा है और जो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा है वो दोनों का दोनों साथ चल सके। ये ना हो कि भैया क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो ट्रेड उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, क्योंकि अगर ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो डेवलपमेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं हो जाएगा। अडेप्टेशन और मिटिगेशन के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस किया गया है, क्योंकि मिटिगेशन किस चीज़ के ऊपर बात करता है, वो रिन्यूएबल्स के ऊपर बात करता है, फॉसिल फ्यूल को अवॉइडेंस के ऊपर बात करता है। तो ये जो अप्रोच होता है इसमें क्या होता है, एक बिजनेस फ्रेंडली अप्रोच होता है, इसको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिला है। और COP30 में अगर बात की जाए तो यहाँ पे अडेप्टेशन फंडिंग के ऊपर भी उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। अडेप्टेशन फंडिंग में क्या है, मतलब उन सेक्टर्स में फंडिंग जो कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को होने से रोक सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। उसमें पहला क्या है, रिसिलियंट एग्रीकल्चर के ऊपर बात हुई है, इंफ्रा डिजास्टर प्रोटेक्शन के ऊपर बात हुई है।
साथ ही साथ बात की जाए तो यहाँ पे ये जो COP30 हुई है बहुत ज़्यादा ईज से नहीं हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि बड़े आराम से सब कुछ डिस्कस हो गया। यहाँ पे टेंशन्स भी थी कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो पर्टिकुलर वर्ड था कि भैया फॉसिल फ्यूल को फेस आउट कर देना, ये टेक्स्ट नहीं मिला है इस बार। तो ये चीज़ जो आपकी डेवलप कंट्रीज़ हैं, इवन द यूरोपियन यूनियन, उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि प्रॉपर मैकेनिज्म बताना होगा भैया कि आखिर आप फॉसिल फ्यूल का फेस आउट क्यों नहीं लिख रहे हो। तो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ये बात कही भैया हम अभी फॉसिल फ्यूल का एमिशन या फॉसिल फ्यूल को पूरी तरीके से नहीं डिस्कार्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो इंडिया का स्टैंड उन्होंने कहीं ना कहीं कहा भैया हम जो है सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से। हम ये मानते हैं कि अगर कभी भी ट्रांजिशन होगा, अगर हम बोलते हैं ना क्लाइमेट चेंज को हमें रोकना है, तो हम एक जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म बनाएंगे। इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं जो हमारे क्लाइमेट के गोल्स हैं वो भी फुलफिल हो, साथ ही साथ जो इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है वो भी हम जस्टिफाई और सेटिस्फाई करते हुए चले। उन्होंने ये बात कही है कि भैया यूनिलैटरल ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव क्लाइमेट मेजर्स नहीं सही होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। व्हाट इज यूनिलैटरल ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव क्लाइमेट मेजर्स? इसको बोलो कि मान लो एक कंट्री उठे और दूसरे के साथ बिना डिस्कस के बोल दे आज से अगर कभी भी कोई कंट्री आ करके 10 किलो से ज़्यादा कार्बन एमिशन किया हुआ प्रोडक्ट लेकर के आएगी तो उसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा। तो यूनिलैटरल लेवल पे हो गया, इसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर ही बात हुई है कि यूनिलैटरल लेवल पे कोई भी ऐसा काम ना करे, वो इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल ट्रेड को, ठीक है। साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल इस बार जो ट्रेड हुआ है, इस बार जो प्रॉपर पैक्ट हुआ है, उसके कंसेंसस का पार्ट नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, आप बोल सकते हो COP30 का, कि ये शब्द ही नहीं डाला गया है। इससे काफ़ी लोग बोलते हैं ना, जो क्रिटिक कहो या फिर जो एक्टिविस्ट है, उन्होंने इस चीज़ को बोला कि भैया मोटीराओ एग्रीमेंट ने फॉसिल फ्यूल को मेंशन ही नहीं किया है। तो इस वजह से फ्यूचर रोड मैप कैसा होगा क्लाइमेट चेंज का, डिफॉरेस्टेशन कैसे अगर हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाएगा, फॉसिल फ्यूल का ट्रांजिशन कैसे होगा, एफॉरेस्टेशन कैसे, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बहुत ही ब्लैंक में डाल दी गई हैं, ये कहना है बाकी लोगों का, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ मोटीराओ एग्रीमेंट के बारे में। मोटीराओ एग्रीमेंट में क्या है, जो मेन चीज़ है, मतलब जो मैंने आपको बताया है ये सारी चीज़ें, यही सब मोटीराओ एग्रीमेंट का हिस्सा है। लेकिन ये मैंने अलग से इसलिए डाला ताकि आप क्या कर सको, आप अपनी आंसर में डाल सको इसको मोटीराओ एग्रीमेंट में। वही सेम चीज़ है, फोकस होगा क्लाइमेट एडेप्टेशन पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 ईयर प्रोग्राम बनाने की बात की गई है, एनकरेज करने की बात की गई, यूएन के अलग अलग ट्रेड फोरम्स के साथ बातचीत होगी जिससे क्लाइमेट मेजर्स ऐसे ना हो कि ट्रेड और ग्रोथ इंपैक्ट हो जाए। जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म के ऊपर बात हुई है और फॉसिल फ्यूल फेज आउट रोड मैप के ऊपर बात नहीं हुई है। तो ये मैंने अलग से सिर्फ इसलिए डाला है ताकि आप अगर एक बार पढ़ो तो एटलीस्ट आप उससे आइडिया निकाल सको कि किस तरीके से आपको पिक करने हैं पॉइंट्स अपनी मेंस की आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। अब एक नोटिस करिए, यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आप नोटिस करो यहाँ पे एक और वर्ड आया हुआ है, आप देखो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। तो आपसे बोल सकते हैं भैया न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल कौन सी कॉप समिट में आए थे, ये पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, इसका साधारण सा मतलब होता है कि एक देश कितना कंट्रीब्यूट करेगा क्लाइमेट चेंज को रोकने में, मतलब हम कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे क्लाइमेट चेंज को कम करने में या फिर पोल्यूशन को रोकने में। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, प्लान आउटलाइंड बाय कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो ये सही है, ठीक है। चलो फिर 23 क्वेश्चन, कई बार मैंने आपको बताया जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है कार्बन मार्केट की भी बात होती है। मतलब जैसे आप वेजिटेबल मार्केट देखते हो, बाकी मार्केट देखते हो, वैसे कार्बन मार्केट होगी। यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या कार्बन की क्या ठेले लगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कार्बन मार्केट है, ऐसी मार्केट है जहाँ पे कार्बन का परचेज और सेल होगा, ठीक है। तो ये जो परचेज और सेल होगा कब होगा, परचेज वो करेंगे जिन्होंने ज़्यादा एमिशन किया हुआ है, और खरीदेगा कौन, मतलब अगर इसको कोई बेच रहा है तो वो कौन बेचेगा, जिसके पास कम, जिन्होंने कार्बन का एमिशन किया होगा उनके पास सरप्लस होगा, वो बेचेंगे। तो इस पूरे मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, आप उसको याद करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने कई बार बताया नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो बनाई गई है, ठीक है। अब कार्बन मार्केट इज लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल, क्या ऐसा है? एब्सोल्युटली। कार्बन मार्केट का ट्रांसफर कर देता है प्राइवेट टू स्टेट? नहीं, कार्बन मार्केट का अभी मैंने मतलब समझा है कि यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि प्राइवेट टू स्टेट में रिसोर्सेस ट्रांसफर हो रहे हैं। भैया यहाँ पे जिसने ज़्यादा किया है वो कम, जिसने किया उससे खरीदेगा, और जिसने कम किया उसको पैसा मिलेगा, बस इतना ही तो हो रहा है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो आप बोलोगे सी इज द राइट वन। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये पेरिस एग्रीमेंट पे पूछा गया है, तो आपसे बोल सकते हैं मोटीराओ एग्रीमेंट के बारे में कंसीडर करिए। तो यहाँ पे क्या बोले, 4 स्टेटमेंट
ज़रूरी हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, जब कभी भी 4 स्टेटमेंट टाइप दिए गए हैं और वहाँ पे कोई भी फ्यूचर टेक के ऊपर बात नहीं हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सारे की सारी चीज़ स्टेटमेंट जल्दी सही नहीं होंगे। ठीक है, ये यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर रिजर्व टेंड टू कार्बन सोर्स, फिर लिखा है भैया वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल ऑकर, फिर लिखा है ऑल द ग्लोबल क्लाइमेट वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर। तो जितने भी एक्सट्रीम टर्म्स हैं आप उनको एक बार हटा दीजिए और फिर आप एक बार पेरिस एग्रीमेंट, इसके पहले वाले आर्टिकल्स में कई बार मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो अभी आपके लिए होमवर्क है, आप इसको एक बार पेरिस एग्रीमेंट को देखिए, फिर बगल में आप मोतीराव एग्रीमेंट लिखिए, तो इससे आपको कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हो जाएगी कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। आप एक बार देखो, बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, आप एक बार चारों के चार एक बार पढ़िए, उसके बाद आप आंसर करने की इसको कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं। आप देखो, आर्टिकल नहीं है बेसिकली, उसी में एक सब्सिक्वेंट पॉइंट है, ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये बनाया गया था UNFCCC के द्वारा। कहां पे, जिस तरह से COP30 हुई है उसी तरीके से COP16 कैनकम मैक्सिमो में बनाया गया था। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है, ये एक बार आप पढ़ लेना, मैंने मेन जो है वो यहाँ पे डाल दिए और हर एक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योटो के ऊपर पूछा गया है, पेरिस के ऊपर पूछा गया है, मॉन्ट्रियल के ऊपर पूछा गया है, नगोया के ऊपर पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं आपके लिए। ये सिर्फ इसलिए डाला गया ताकि आप समझ सको एक बार, ये जो है ये बायोडाइवर्सिटी के लिए है, ये आपका क्लाइमेट चेंज के रेफरेंस में बात होती है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है, प्राइम मिनिस्टर मिले हैं प्रेसिडेंट से जो आपके साउथ अफ्रीका के हैं। कब, जब G20 की समिट हुई थी इसमें। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था मिलने का, G20 समिट में तो बाकी लोग भी रहे होंगे, लेकिन ये बायलैटरल कोऑपरेशन पे बात हुई थी, जहां पे इंडिया और अफ्रीका कैसे और अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर की एरियाज जो डिस्कस हुए हैं वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल, ये बहुत ज़रूरी है, AI, फूड सिक्योरिटी, टेक, स्किलिंग और यूथ एक्सचेंज। थोड़ी दिन पहले मैंने आपको आर्टिकल समझाया था जहां पे मैंने इन डिटेल आपको समझाया था कि ये जो स्किलिंग की बात है, इंडिया का एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स आप कह सकते हो, वो साउथ अफ्रीका के लोग आते हैं, यहाँ के यूथ्स, और इंडिया से वो लर्निंग करते हैं, स्किलिंग सीखते हैं और सीखने के बाद अफ्रीका में जाके काम करते हैं। तो एक अच्छा खासा डायस्पोरा अफ्रीका में वो रहता है जो इंडिया से लर्निंग करके जाता है। तो इस बात से यहाँ पे कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर को और ज़्यादा मजबूत करने की बात की गई है। अगर मैं करंट स्टेटस बताऊँ इंडिया और साउथ अफ्रीका के रेफरेंस में, तो यहाँ पे क्या है, बाईलैटरल रिलेशन जो है बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे देखा जाता है, हिस्टोरिकल लेवल पे देखा जाए, क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज शेयर होती हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लेवल पे देखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो एंगेजमेंट है मिनरल, टेक, AI, फूड सिक्योरिटी और स्किल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात की जाए, जैसे IBSA देख लो, ये क्या है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, G20, साउथ जो इनिशिएटिव है, उन सब में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा क्या, जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का पार्टिसिपेशन है। अब मैं अगर बताऊं जो इम्पैक्ट क्या है G20 मीट का किस चीज़ के ऊपर, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन पे, तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजिक डायलॉग है उसमें एनहांसमेंट हुआ है, ग्लोबल साउथ कोऑर्डिनेशन में और ज़्यादा मजबूती आई है, जो IBSA है और मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं बूस्ट मिला है इस पूरे डायलॉग से। कोऑपरेशन के एक अच्छे खासे इनिशिएटिव्स कहीं ना कहीं मजबूत हुए। कोऑपरेशन नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ ट्रेड बट इन द फील्ड ऑफ यूथ एक्सचेंजेस, ताकि बच्चे एक जहाँ से दूसरी जहाँ एजुकेशन लेने जाएं और सीख करके उन्हीं स्किल सेट से वो दूसरे देश की डेमोग्राफी को डेवलप करें, दूसरे देश में स्किल सेट को बढ़ा के इकोनॉमी का डेवलपमेंट करें। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत छोटा सा है, इसमें कुछ डिटेल वाली चीज़ें नहीं है, बट जो पॉइंट्स आप मेंस में यूज़ कर सकते हो मैं वो डिस्कस करूँगा। तो अभी क्या है, आपको पता है 1 से 2 दिन पहले मैंने आपको आर्टिकल समझाया था जहाँ पे क्या था, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी वहाँ पे उसने जो आपका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया गया था 143 के अंडर में, तो उसकी सुनवाई प्रॉपर ही थी। सजेशन में सारे पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बताया था क्या क्या चीज़ें बोली गई है। तो अब यहाँ पे उसी के रेफरेंस में बात बोली है जस्टिस जो आपके CGI थे, उन्होंने क्लैरिफाई किया है भैया जो आपका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, ओपिनियन जो हमने दिया है, पहली बात हम कोई भी टाइमलाइन नहीं दे सकते हैं गवर्नर को। जो 8 अप्रैल को ये बात कही गई थी, जुडिशरी ने कहा था कि भाई साहब अगर गवर्नर 3 महीने तक बिल को नहीं कुछ करता है तो वो बिल बाय डिफॉल्ट बोलते ना पास कहा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कही थी। तो जुडिशरी ने ये चीज़ कहा है कि भैया हम कोई टाइमलाइन नहीं लगा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लेजिस्लेट करे उन सब चीज़ों को, जहाँ पे कैसे टाइमलाइन लगाना है नहीं लगाना है, ये पार्लियामेंट का काम है। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वायलेट कर रही होगी तब हम इंटरवीन करेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे दिमाग की चीज़ क्या है, यहाँ
पे सीजीआई ने बोल तो दिया कि हम टाइमलाइन नहीं लगा सकते, ऑन द मीन टाइम सीजीआई ने ये भी बोल दिया कि भैया जो हमने अभी आपको बोला है ये सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन है, ये जो आपका इसके पहले जजमेंट पास हुआ है उस जजमेंट को ओवरराइड करने के लिए नहीं लाया गया है, ये बात सीजीआई ने बोली है। अब ये चीज़ का सोचो सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब जो 8 अप्रैल का जजमेंट हुआ था उस जजमेंट को इन्होंने हटाया नहीं है, उन्होंने कहा है भैया हमारे पास तो जजमेंट की बात ही नहीं आई थी, हमारे पास तो सिंपल सवाल पूछा गया ना कि 143 में प्रेसिडेंट ने पूछा है हमसे कि क्या ये करना सही है या गलत है, या प्रेसिडेंट की गवर्नर की क्या क्या पावर्स, तो हमने जवाब दे दिया। हम जब भी 143 में एडवाइस दे रहे हैं तो एडवाइस का मतलब ये नहीं होता कि हम ओवर रूल कर देंगे जजमेंट को। तो ये जो मैंने आर्टिकल लिया सिर्फ इसलिए लिया ताकि आप समझ सको कि जो ओपिनियन दिया गया है अभी 2 से 3 दिन पहले वो ओवर रूल नहीं कर रहा है अभी भी, ठीक है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है। फिर देखिए यूपीएससी 2010 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, नहीं, इफ ही सीक्स सच एडवाइस, क्या ऐसा है, एब्सोल्युटली, ओनली इफ मैटर रिलेट टू फंडामेंटल राइट, नहीं ऐसा नहीं है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसे किसी भी तरीके की एडवाइस चाहिए होगी तो 143 का इस्तेमाल करके एडवाइस ली जा सकती है, ठीक है, सो 2 इज राइट वन। चलो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल आईबीएसए का जब प्रॉपर समिट हो रही थी तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भैया जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको अब ऑप्शनल नहीं रखना होगा, ऑप्शनल इन द सेंस उसको बोलते हैं ना अभी तक रिफॉर्म की बात नहीं हो रही तो रिफॉर्म इज नॉट ऑप्शनल, अब रिफॉर्म होना ही पड़ेगा, किसमें, यूएनएससी में। ये बात कहाँ बोली गई है, आईबीएसए की मीट में, क्योंकि अभी जब जब यूएनएससी की रिफॉर्म की बात होती है कई कंट्रीज बोलते हैं भैया अभी ज़रूरत नहीं, अरे ठीक है थोड़ा चल जाने दो, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि भैया ये ऑप्शन नहीं है कि रिफॉर्म करें या ना करें, अब रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हमें ग्लोबल का जो गवर्नेंस चेंज है अगर वो हमें बोलते हैं ना अगर ढंग से करना है, अगर चाहिए गवर्नेंस मॉडल ढंग से चले तो हमें यूएनएससी में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो आईबीएसए है, आईबीएसए क्या है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, जो एक प्रॉपर लेवल पे एक समिट हुई है, यहाँ पे आपस में कोऑपरेट करती हैं 3 कंट्रीज। तो यहाँ पे कहा है भैया जो आईबीएसए का रोल है इट इज़ लाइक जस्ट अ प्लेटफॉर्म जो कनेक्ट करेगा तीनों कंट्रीज का, 3 डेमोक्रेसीज, तीनों इकोनॉमीज, और कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं प्रमोट होगी किसमें, यूनिटी में, कोऑपरेशन में। साथ ही साथ ये चीज़ कही गई है भैया जो आपका आईबीएसए है, आईबीएसए का एनएसए लेवल पे मीटिंग्स होगी जिससे सिक्योरिटी कोऑपरेशन, साथ ही साथ जो आपका एक्शन होता है अगेंस्ट टेररिज्म वो और ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड हो सके। तो आईबीएसए के बारे में आपको एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, पूछा जा सकता है COP30 के रिगार्ड में। सॉरी, COP30 में तो आपका बेसिक जो चीज़ देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगा आपको मैंने अभी समझा दिया इन डिटेल, वो है आपका मोटीराओ एग्रीमेंट, ठीक है। जो आईबीएसए वाला है ये आपको देखने को मिलेगा G20 में, G20 के बाद आईबीएसए आया है, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ की इम्पैक्ट्स क्या है, आईबीएसए के की इम्पैक्ट्स क्या है। तो पहले आप बोले भैया जो ग्लोबल साउथ है उसकी वॉइस कहीं ना कहीं मजबूत करने में आईबीएसए का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो आपकी डेवलपिंग नेशंस हैं और जो उनका इन्फ्लुएंस है और उसका रिप्रेजेंटेशन, ये सब कुछ एक साथ मजबूत करने में मदद करता है आईबीएसए। इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और ज़्यादा प्रमोट करने में मदद करता है, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होने में, ह्यूमन सेंट्रिक इन द सेंस इन द फील्ड ऑफ सोशल, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सबको सपोर्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। टेक एंड इनोवेशन में, सिक्योरिटी कोऑपरेशन में, आपस में आपको मैंने ऑलरेडी बताया टेररिस्ट एंटी टेररिज्म एक्शन लेने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आईबीएसए। सस्टेनेबल ग्रोथ और एनवायरनमेंट में भी बहुत ज़्यादा इसकी मदद रहेगी बाय प्रमोटिंग ग्रीन एनर्जी, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोशन, डिजास्टर रिजिलियंस और आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये सब की इम्पैक्ट्स हैं आईबीएसए के रिगार्ड में, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है, G20 की जो समिट हुई उसमें क्या हुआ है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने बात कही है कि भैया हमें ना एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट होना चाहिए जिससे एआई का मिसयूज जो है वो रोका जा सके। साथ ही साथ एम्फोसिस किया है कि क्रिटिकल टेक को ह्यूमन सेंट्रिक बनाना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उसको आप ह्यूमन से दूर कर दे रहे हो, वो ह्यूमन सेंट्रिक ही होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे ये मेन चीज़ करना होगा कि उसको फाइनेंस सेंट्रिक नहीं बनाना। ये नहीं होना चाहिए कोई भी अगर टेक है या कोई भी अगर बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव केवल प्रॉफिट मोटिव है, कहीं ना कहीं ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच पे काम करेंगी। अभी थोड़े दिन पहले आर्टिकल मैंने ह्यूमनिज्म के ऊपर बताया था आपको कि अगर ह्यूमनिज्म के अप्रोच को हम लेकर के चलेंगे तो डेवलपमेंट और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रॉपर डेवलपमेंट कहलाएगा। व्हाट वी नीड, डू वी नीड ग्रोथ और डू वी नीड डेवलपमेंट? सो यू इट से वी नीड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
तो दोनों साइमल्टेनियसली दोनों चाहिए। अगर एक हो जाएगा दूसरा नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ग्लोबल ओपन सोर्स एआई के बारे में बात की गई है। ये नहीं कहा भैया कोई एक पर्टिकुलर नेशन के पास एक्सक्लूसिव मॉडल होगा। अगर एआई बन रहा है तो वो ओपन सोर्स होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि अगर कुछ भी काम हो रहा है तो उसमें हम जितनी भी चीज़ें करेंगे दैट वुड बी ऑन बेसिस ऑफ ओपन सोर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको SaaS के बारे में पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इससे कनेक्टेड PYQs पूछे गए। तो यहाँ पे एआई के प्रिंसिपल्स को रखा गया है कि एआई बन तो रहा है लेकिन ह्यूमन का ओवरसाइट होना चाहिए। जो इसकी डिज़ाइन है वो सेफ्टी के लेवल पे होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। डीप फेक्स, क्राइम्स, टेररिज्म, इन सब को कहीं ना कहीं लिमिट करने के लिए एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। एआई का सिस्टम जो है वो ह्यूमन लाइफ पे, सिक्योरिटीज पे, ट्रस्ट पे, इन सब को इस तरीके से एआई को बनाया जाए जिससे वो रेस्पॉन्सिबल और ऐसा बनाया जा सके कि उसकी ऑडिटिंग की जा सके। ये नहीं होना चाहिए कि बस हमने क्या कर दिया, सिर्फ डेटा सेट से उसको पूरी तरीके से एकदम नहला दिया है और उसे समझ ही नहीं आ रहा है इंटरप्रिटेशन होगा कैसे। इसी पॉइंट के ऊपर थोड़े दिन पहले मैंने आपको समझाया था कि ड्रग डिस्कवरी तो बहुत हुई है, लेकिन यहाँ पे ड्रग डिस्कवरी बोलो या फिर जो डिफरेंट डिसीज होती हैं उसको, लेकिन ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है। तो वहाँ पे रीज़न क्या बताया था मैंने बताया था कि एआई इतने सारे बाइनरीज है, इतने सारे ऑप्शंस दे रहा है कि सही से पता ही नहीं चल पा रहा है कि ड्रग डिस्कवरी में कौन सी मेडिसिन का एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ मेन फोकस रखा गया है कि आज हमें फोकस करना होगा कल की कैपेबिलिटीज़ को मजबूत करने के लिए, टैलेंट की मोबिलिटी करना होगा। साथ ही साथ इंडिया बिल्ड भी कर रहा है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जिससे इंडिया का एआई मिशन भी और ज़्यादा मजबूत हो सके। आप नोटिस करोगे एआई के ऊपर एज इट इज सवाल पूछा है, कई बार मैंने डिस्कस किया है। तो एआई इज बेसिकली क्या, एक फ्यूचर टेक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एआई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। सो इससे हर जगह पे फ्यूचर में क्या आप बोल सकते हो कि एआई का इस्तेमाल इस जगह पे होगा या उस जगह पे नहीं होगा, तो आप बोलोगे नहीं, एआई इज़ वेरी ब्रॉड थिंग। तो कहीं भी बहुत ब्रॉड जगहों पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।